मेंस के उत्तर लेखन को लेकर चर्चा होगी और यूपीपीसीएस में इसी की अहम भूमिका है। जो छात्र उत्तर लेखन और एनसीईआरटी को अपना इन दोनों को हथियार बना लेगा वो छात्र यूपीपीसीएस में टॉप कर जाएगा। आपको समझ के लिए बताना चाहता हूं, उत्तर लेखन ऐसा हमको लगता रहता है कि भाई आज नहीं हम कल कर लेंगे, पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, फिर करेंगे, पीटी हमारा निकल जाए, इसके बाद में करेंगे, इस बार कुछ भी हो हम पीटी निकाल लें। ये सब तैयारी के बिंदु ही नहीं होते हैं। आंसर राइटिंग आपको लग रहा होगा कि एक दिन का काम है या 3 महीने का काम है या 6 महीने का काम है। मैं कहूंगा 365 दिन निरंतर काम है, निरंतर। तो एक बात तो आप अपने लिख लीजिएगा कॉपी में कि उत्तर लेखन प्रतिदिन करेंगे, चाहे आप प्री की तैयारी कर रही हूं या मेंस की तैयारी कर रही हूं। पीटी सिर्फ और सिर्फ भीड़ छांटने का एक हिस्सा है और कुछ नहीं। 3 लाख लोगों में से केवल और केवल 3000 लोगों को चुना जाता है, यही है पीटी। ठीक। और जब आप मेंस की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको उस दौरान कई ऐसी चीजें मिलेंगी जो पीटी में सवाल के दौरान पूछे जाते हैं, जो कहीं भी सवाल नहीं मिलते हैं, वो मुख्य परीक्षा के दौरान मिलते हैं। और एक चीज बता दें कि मुख्य परीक्षा की तैयारी कोई 3 महीने या 4 महीने की नहीं। एक और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, 3-4 महीने की नहीं है, क्योंकि पीटी के लिए आप लगभग में 6 महीने लगा देते हैं। तो मुख्य परीक्षा में तो सिलेबस ब्रॉड है। जब हम इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं तो हमें यह समझना होता है कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, आप हमारी बातों को कितने % कैच कर पा रहे हैं। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि आपके हमें पृष्ठभूमि बनाने में और आपकी पृष्ठभूमि को समझने में हमको कम से कम 3 महीने का समय लग जाता है। 3 महीने का। आप कह सकते हैं कि आप बड़ा स्लो सिलेबस चलाती हैं, बहुत आराम से सिलेबस चलाती हैं। उसके पीछे का कारण है कि आपकी हमें पृष्ठभूमि समझनी होती है। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा कि अगर आपके पास में समय है 4-5 वर्षों का या 3 वर्षों का, तो तैयारी को पहले बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से एक बार मंथन करना। यानी कि मुख्य परीक्षा की तैयारी जब तक गंभीर ना हो तब तक आप प्री निकाल भी लेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा, कोई नहीं। बाकी ऐसा नहीं है कि हम आपको रोक रहे हैं, आपको समझा रहे हैं सफलता की तरफ ले जाने के प्रयास में। ठीक।
बात करते हैं उत्तर लेखन को लेकर। ठीक, यानी कि आप तैयारी की दिशा में जब आप पृष्ठभूमि बना रहे होंगे तो एनसीईआरटी पर गहन अध्ययन होगा। 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी आपको सभी विषयों की पढ़नी ही होगी, सभी विषयों की, और कम से कम 5 से 6 बार, इससे कम नहीं। यह तो करना ही होगा, इससे नहीं बच सकती है। आप कहेंगे कि टॉपर्स जो यूपी पीसीएस में हुए हैं उन्होंने तो कहा है कि ये सब मत पढ़िएगा। उन्होंने आपको सच बताएं तो सच्चाई नहीं बताई है। चाहे यूपी पीसीएस का टॉपर हो या यूपीएससी का हो या बीपीएससी का हो, जो भी टॉपर हुआ है एनसीईआरटी को हथियार बना के आए, बना के। बिना एनसीईआरटी के कुछ है ही नहीं। एनसीईआरटी आपका कैसे क्या करवाती है इसकी चर्चा हम करेंगे। अभी हम उत्तर लेखन को समझ लेते हैं, गलतियां कहां होती हैं उत्तर लिखते समय। यानी कि जो हमारा आज का सेशन है वो ये है कि बेहतर उत्तर कैसे लिखा जाए। इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। यह शुरुआती चरण है, हम 0 लेवल से बात कर रहे हैं। हमको नहीं पता है कि आप कितने बेहतर हैं, हम बात कर रहे हैं कि 0 लेवल की। प्रश्न आपको दिया गया है, पहला काम ही करना है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना। क्योंकि प्रश्न एक तरीके से है क्या, आपके सामने चुनौती के रूप में उभरा हुआ, चुनौती ही तो है। चुनौती, ठीक। प्रश्न क्या है, चुनौती, या कह सकते हैं तत्कालीन समस्या। है, यह बताओ प्रश्न क्या है, एक चुनौती है या तत्कालीन समस्या है। अब हमने एक शब्द को देखा, एक शब्द को देखा और उसी के आधार पर प्रश्न लिखने लगे तो क्या प्रश्न बेहतर लिखेगा? नहीं। तभी हमने आपके सामने क्या लिखा है कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है प्रश्न। क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, तभी तो हम समस्या को समझ पाएंगे कि अभी समस्या मेरे सामने आ क्या रही है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर प्रश्न हमने दिया था, कि अर्थव्यवस्था क्या है। हमारा प्रश्न था अर्थ व्यवस्था क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिएगा, प्रकारों का वर्णन
कीजिएगा। यही है सवाल। हमने देखा एक नजर में अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था के प्रकारों का वर्णन कीजिए, यानी कि अर्थव्यवस्था पूछिए और उनके प्रकार पूछिए। अरे ये तो सर ने पढ़ाया है, अभी हम लिखे दे रहे हैं, अभी हम लिखे दे रहे हैं। हेडिंग डाला, खींचा, तड़का, थोड़ा नोट से लिया, थोड़ा दिमाग लगाया, थोड़ा इधर उधर से चीजें हमने करके लिखी। उत्तर बेहतर नहीं होगा। अभी इस ग्रुप में सबसे अच्छे उत्तर की अगर बात करें तो मनोज जी का आएगा इस प्रश्न पर। ठीक, अभी हम बता रहे हैं बेहतर नहीं होगा, क्योंकि जो समस्या आई है वो किस रूप में आई है यह भी तो समझना है। समस्या को जाने बिना ही हम निदान करने लगे तो समस्या चुनौती बनी ही रहेगी, यानी कि समस्या समस्या बनी ही रहेगी, उसको कभी हम हल कर ही नहीं पाएंगे। मेरी बात को समझ रही है? अगर हमने समस्या को जाने बिना समस्या को हल करने लगे तो समस्या का निदान होगा ही नहीं। आप कहेंगे कि इसमें बहुत बड़ा पहाड़ क्या था, आपने तो पढ़ाया है और इसमें लिखने में बहुत बड़ी बात नहीं थी और हमने लिखा भी है। हमने क्या बोला, पहले ही स्टेप आपने फॉलो नहीं किया, क्योंकि आपने समस्या को समझा ही नहीं है कि किस रूप में समस्या आई हुई है। पहली चीज, अर्थव्यवस्था क्या है, यानी कि हमें अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है और इसके प्रकारों का वर्णन करना है। क्या करना है? वर्णन। ठीक, क्या करना है? हमें वर्णन करना है। अगर कोई आपसे बोल दे कि आप हमारा वर्णन करिएगा, वर्णन का मतलब क्या है? जानकारी दीजिएगा। यही तो है। दो चीजें याद रखिए, एक चीज याद रखिएगा, जब भी प्रश्न में वर्णन लगा हो, स्पष्ट लगा हो और विवेचना, ये तीन शब्द जब लगे हों, प्रश्न में कभी भी निष्कर्ष नहीं डाला जाता है। निष्कर्ष नहीं डाला जाएगा। जिन लोगों ने निष्कर्ष डाला है उन लोगों ने गलती की। छोटी छोटी बातों को तो एग्जामिनर पकड़ रहा है, उसने प्रश्न को देखा कि शब्द क्या दिया गया तो, और उसने नीचे देखा, उसने कहा लिखा क्या है। आपने तो निष्कर्ष दे दिया, हमने तो आपसे निष्कर्ष मांगा ही नहीं है। ठीक, हमने आपसे निष्कर्ष मांगा ही नहीं है। जब भी शब्द में वर्णन शब्द स्पष्ट कीजिएगा, विवेचना कीजिएगा,
ये 3 शब्द लिखे होंगे, निष्कर्ष मत देना, निष्कर्ष नहीं माना गया। जब यहां लिखा हो कि आप इस मत से क्या समझते हैं, आलोचना कीजिएगा, समालोचना कीजिएगा, आप अपना मत दीजिएगा, तब आप निष्कर्ष देंगे। बात समझ में आ रही है? पहली गलती कहां हो गई? यही। मेरी बात को समझ रही हैं? आपसे बोल दिया जाए कि आप सतपाल जी के बारे में वर्णन कीजिएगा, यानी कि जानकारी दीजिएगा। नॉर्मल आप बता देंगे ये चीजें हैं। आपसे जब पूछा जाएगा कि सतपाल जी का कैसा व्यवहार है और कैसे हैं, तो थोड़ा बताओ, तब आप इनके बारे में अपना मत रखेंगे। आपकी राय भी जानना चाहता है, आपसे कहे जाए स्पष्ट कीजिएगा, कर दीजिएगा एक लाइन में। स्पष्ट का मतलब ही क्या है? आपको जानकारी देनी है, विवेचना कीजिएगा, आपको जानकारी देनी है, ठीक। ये बातें शब्द जब आप प्रश्न को पढ़ रहे होंगे, तब आप, हाँ, अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है, तब तो आप वर्णन में निष्कर्ष डाल सकते हैं। वैकल्पिक विषय के तौर पे है तो, ठीक, मेरी बात को यह भी समझिए, वैकल्पिक विषय के तौर पे है, तब तो आप यहां पर निष्कर्ष डाल सकते हैं। अगर जीएस के संदर्भ में पूछा गया है, शब्द सीमा भी कम है, यहां पर निष्कर्ष मत डालो, ठीक, मत डालो। तो पहली बात तो जो प्रश्न है उसको किस रूप में चुनौती है, यह बात को समझ लीजिएगा, ठीक। अच्छा, अब हमको क्या करना है? पहला प्रश्न आपको हमने क्या बोला कि 2 प्रश्न पूछे गए हैं। जो पूछा जाए, दूसरा काम, जो पूछा जाए सवाल में लिखना वही है। आप अनावश्यक चीजों को बिल्कुल ना लिखें। जो पूछा जा रहा है उसी के बारे में बताना है। दूसरी बात ये है, पहली बात, प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर जल्दबाजी करेंगे प्रश्न गड़बड़ाएगा। अगर मान लीजिएगा 1857 के बारे में या अर्थव्यवस्था के बारे में आपको सब कुछ पता है, हमने पढ़ाया भी आपको है, हमने पढ़ाया भी आपको वही है। उसने यहां पर पूछा कि अर्थव्यवस्था क्या है, और अर्थव्यवस्था के प्रकार में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को स्पष्ट कीजिएगा। अब कई लोग यहां पर अर्थव्यवस्था के प्रकार पहले बताएंगे। वो अर्थव्यवस्था के प्रकार पूछ ही नहीं रहा है, वो कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के प्रकारों में पूंजीवादी केवल
अर्थव्यवस्था को बताइएगा। तो यानी कि चीजें वही रहेंगी, केवल पूछने का तरीका बदलता है, और जिसके बारे में पूछा जाता है लिखना उसी के बारे में। दूसरी बात, ठीक। अच्छा, अब अगर हम बात करें इसी की, प्रश्न हमसे कितने में पूछा गया है, तो हम कहेंगे 200 शब्दों में। कितने में? 200 में। अर्थव्यवस्था क्या है इसके बारे में केवल हमें जानकारी देनी है, एक बताना है कि अर्थव्यवस्था होती क्या है। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में, यानी कि जो हमने लिखाई थी उसी के बारे में आप लिख दीजिएगा। नागरिकों को सामाजिक एवं आर्थिक सुधार के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे, और अर्थव्यवस्था के बारे में लिखा दिया। कई लोगों को हमने बताया था, वहां पर लिखा दिया था कि अर्थव्यवस्था का शब्द तब तक अधूरा माना जाता है जब तक उसके उस शब्द में राष्ट्र या क्षेत्र नाम न जोड़ दिया। ये केवल बताने के दृष्टिकोण से था, यहां पर लिखना नहीं था, आपको समझाना था हमें, इसलिए हमने लिखाया। आप केवल और केवल अर्थव्यवस्था के क्या है हमने बताया था कि अर्थ को केंद्र में रख दिया जाए, यहां तक लिख देते, और इसके बाद में जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास या विकासशील देश की अर्थव्यवस्था इत्यादि, इतना लिखने के बाद में आप इनके प्रकारों का वर्णन कर देते। क्या कर देते? अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार हमने 3 प्रकार से आपको बताए थे। कौन कौन से? तो हमने आपको बताया था कि अर्थव्यवस्था 3 प्रकार से होती है, जैसे कि, एक मिनट, उत्पादन के आधार पर, अवस्था के आधार पर, और हमने बताया था कि अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। बस एक चार्ट खींचते कि अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की है। बस उत्पादन के आधार पर आप बता देते कि 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है, बस उन्हीं के बारे में लिखना है। अब कई लोगों ने क्या किया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, क्या अगर हम घटक लिखा रहे हैं, घटक भी हमने लिखा दिए और हमने आपको एक डिटेल में भी लिखा दिया, तो दोनों में से एक चीज का प्रयोग करना था। या तो आप घटक डालें, घटक भी एक ही बात है, यानी कि विशेषताएं। घटक का मतलब है क्या? विशेषताएं, तो उनको डाल दीजिएगा, या पूंजीवादी व्यवस्था के बारे में लिख दीजिए, और ऐसे लिखते हुए पूरा उत्तर आप लिख सकते हैं यहां पर, ठीक। और आप सीक्वेंस वाइज लिख देते, आपका बेहतर उत्तर था। 200 शब्दों में पूछा गया है तो 200 ही शब्दों में लिखना होगा। आप 100 शब्दों से काम नहीं चला सकती हैं। कई लोगों ने फ्रेम केबल बना दिया, और कई लोग तो ऐसे ऐसे करके लिखते हैं। ये वाला लिखने वाला तरीका बंद कर दीजिएगा। ये केवल और केवल जब आपके पास में समय कम होता है तब लिखना होता है। यूपीपीसीएस में आपने देखा होगा कि लगभग 2-3 वर्षों से सीटें खाली चली जा रही हैं, क्योंकि मेंस में अच्छे छात्र नहीं मिल पा रहे। आयोग की जो मांग है वो हो ही नहीं पा रही है, पूर्ति नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि उत्तर लेखन करने की जो कला है वो इसी तरीके से है। एमपी
सीबीएसई ने इसी कारण अपना सिलेबस लगातार चेंज कर रही है कि छात्र लगातार फ्रेमिंग कर रही है। फ्रेमिंग का मतलब है आपको पॉइंट रटे हुए हैं। आपको क्या पूछा गया, वर्णन करना है, उसके बारे में बताना है, लिखना है, स्पष्ट करिएगा, लिखना है, पॉइंट थोड़ी नहीं पूछे। बताओ, शब्द को देखो, शब्द में क्या दिया गया है, शब्द सीमा भी देखो, 200 शब्द में पूछा गया है। लिखना ही होगा भाई मेरे, आर्ट थोड़ी नहीं करनी है, आर्ट करना बंद कर दीजिएगा। ठीक, प्रश्न को पढ़ें, जो शब्द लगा है, अगर आपसे यह बोला जाए कि आप अपना विचार दीजिएगा तो निष्कर्ष लगाइएगा, आपसे बोला जाए आलोचना कीजिएगा तो निष्कर्ष लगाइएगा, आपसे कहा जाए टिप्पणी कीजिएगा, निष्कर्ष लगाइएगा, आपसे कहा जाए समालोचना कीजिएगा, निष्कर्ष लगाइएगा। बाकी आपसे स्पष्ट वर्णन, विश्लेषण, इन सब की बात की जाए, आप निष्कर्ष मत डालो, सीधी सीधी जानकारी दे दो, सीधी सीधी जानकारी दे दीजिए, हो जाएगा, बेहतर उत्तर है। जो पूछा गया है वही बताना है। ठीक, इतनी बात समझ में आई यहां तक? अच्छा, अभी हम बता रहे हैं। हम्म इतनी बात समझ में आई यहां तक? आज हम छोटी छोटी चीजों को भी वो करेंगे। सभी लोगों को देखिएगा, अभी हम बता दें आपको, इसमें जिसमें चित्र बनाया जा सकता है उसमें चित्र बना सकते हैं, लेकिन इतना समय नहीं मिलता है कि वहां चित्र बनाया जाए, इतना समय नहीं मिलता। ठीक, अभी इन सब बातों को हम बाद में रखेंगे, अभी पहले समझो। अभी तो हमने बेसिक चीज को समझा। क्या समझा? यह समझा कि अभी जितने भी सवाल हैं उनकी हम चर्चा बाद में करेंगे। ठीक है, अभी हमने पहली बात यह समझी कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया है, लिखना वही है, लिखना वही है। ये तो आप लोग अक्सर पढ़ते हैं कि जो पूछा जाए लिखना वही है। ये तो हम भी पढ़े हैं, हमको हजारों टीचरों ने बताया कि प्रश्न में जो पूछा जाए लिखना वही है। लेकिन हमने ये तब समझ पाया जब गलतियां होती चली गई। वर्णन शब्द पर ध्यान ही नहीं, स्पष्ट पर ध्यान ही नहीं, विवेचना पर ध्यान ही नहीं कि इनका मतलब क्या है, इन पर ध्यान ही नहीं। अब पूछा तो ये गया था, पूछा तो ये गया था प्रश्न में, लिखा है आलोचना, लिखा है समालोचना,
लिखा है अपना मत, अपना विचार, पूछा ये गया, लिख इसके बारे में आई। बताओ एग्जामिनर नंबर कैसे देगा? आप बताओ गलती कहां हो रही है? पहली गलती, ये तो हमने खूब सुना है, यूट्यूब भरे पड़े हैं कि जो प्रश्न में पूछा जाए लिखना वही है। प्रश्न में तो यह पूछा गया था, लिख इसके बारे में आई, ये तो बाद में पता लगा। जैसे ही निष्कर्ष डालते हैं, ये बनेगा या ये बनेगा? आप ही बताओ, आप बताओ, ये बनेगा या ये बनेगा? आप खुद से सोचो, सभी लोग उत्तर दीजिएगा। प्रश्न किस दिशा में जाएगा? निष्कर्ष डालते ही प्रश्न की मांग क्या हो जाएगी? किसके बारे में हमने लिख दिया है? प्रश्न के इसके बारे में या इसके बारे में? प्रश्न था अर्थव्यवस्था क्या है और इसके प्रकारों का वर्णन कीजिएगा। अरे वर्णन कीजिएगा, जब आप निष्कर्ष डालेंगे तो किसकी दिशा में आपने लिखा? जब इस प्रश्न को पूरा लिख दिया और आपने निष्कर्ष डाल के निष्कर्ष का हम कह सकते हैं, तो प्रश्न आपका कहां लिख गया? इस वाले दिशा में लिखा या इस वाले में? जैसे कि आपने देवदत्त जी ने निष्कर्ष डाला था, कई लोगों ने डाले थे, केवल देवदत्त जी नहीं थे, कई लोगों ने डाले थे। ठीक, निष्कर्ष डाला था, अपने विचार पे चला गया था। सामने वाले ने जैसे ही प्रश्न देखा और कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया उसने, ठीक, कुछ भी नहीं किया, उसने केवल प्रश्न को सामने ऐसे देखा। उसने कहा अरे यार पूछा क्या था, लिखा क्या है? पूछा क्या था और लिख क्या दिया है? नंबर तो यहीं से कटना शुरू। एग्जामिनर के दिमाग में पहले ही से आपको लेकर विचार बन गया। क्या आपकी क्या समझ है? मेरी बात को समझिएगा, पहले ही समझ चुका है। ठीक, हाँ, निष्कर्ष वाला आलोचना हो जाएगा, समालोचना हो जाएगा, अपना विचार हो जाएगा। ठीक है, इसी में निष्कर्ष जाएगा, वर्णन में निष्कर्ष जाएगा नहीं। ठीक, हाँ, हिस्ट्री ऑप्शनल वाले हिस्ट्री में जरूर डाल देते हैं। ठीक है, उसकी चीज हम नहीं कर रहे हैं। कई लोग यहां पर हिस्ट्री ऑप्शनल लिए होंगे, जैसे कि नाजिया जी, साहिस्ता, और भी कई लोग हो सकते हैं। उनको लग रहा हो कि हमने कई बार देखा है कि निष्कर्ष भी डाल दिया है, तो हिस्ट्री ऑप्शनल में तो चल जाता है, क्योंकि वहां पर भूमिका अलग तरीके, हिस्ट्री एक विषय एक अलग है। ठीक है, इतिहास को अलग रख दीजिएगा। बाकी जीएस के एंगल से आपकी हम बात कर रहे हैं, ऑप्शनल के एंगल से नहीं। हाँ, अब तो ऑप्शनल खत्म हो गया, अब ऑप्शनल खत्म हो गया। ठीक, तो कहने का अर्थ यह है कि सवाल में जो पूछा जाए वही लिखें, तो प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। ठीक,
प्रश्न में वर्णन पूछा गया है, हमें वर्णन ही करना है पहला। ठीक, अच्छा, अब हमें उत्तर लेखन करते समय किन किन चीजों को ध्यान में रखना है? क्या उत्तर लेखन करते समय किन किन चीजों को ध्यान में रखना है? क्या है कि अक्सर हम क्वेश्चन तो खोज लेते हैं, उसमें जो क्वेश्चन, जैसे कि हमने मेंस का क्वेश्चन उठाया, हमने खोजा और उसका हमें उत्तर भी मिल गया, हमने उतार दिया। हमने नहीं देखा कि शब्द में क्या पूछा गया है या शब्द प्रश्न किस दिशा में जा रहा है, हमने कुछ नहीं देखा। हमने केवल और केवल, हाँ यस यस, आलोचना में उसके गुण और दोष लिख सकते हैं, वही समालोचना है। ठीक है, बात वही है, उसमें गुण एवं दोष दोनों ही आती है। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ठीक है, उसकी चर्चा प्रश्न के साथ करेंगे। ठीक, कल हम और करेंगे प्रश्न लिखने का। अब हमें दूसरी चीज क्या ध्यान में रखनी है कि उत्तर को जब भी हम लिख रहे होंगे, जब भी प्रश्न, फिर से हम वही ले रहे हैं, अर्थव्यवस्था क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिएगा। और आपसे यूपी पीसीएस में देखिएगा, यहां तो आप हमारे लिए तो लिखेंगे, लेकिन आयोग ने अब क्या कर दिया है कि क्वेश्चन ऊपर ही लिख के देता है और उसी में नीचे लिखना होता है। ठीक है, अब प्रश्न कॉपी में भी लिख के आता है, पहले नहीं आता था, अब लिख के आता है। पहले क्या होता था कि यह होता था कि जो प्रश्न आपको अच्छे से आ रहे हैं उनको आपने पहले लिख दिया, इसके बाद में पीछे बाद में लिख दिया, जो कम आ रहे हैं वो पीछे लिख दिए। अब आयोग ने क्या किया कि आपके सीक्वेंस को समझने के लिए प्रश्न लिख के ही देता है, उसी सीक्वेंस में आपको लिखना है। ठीक, अभी उन सब चीजों की छोड़ो, इधर अर्थव्यवस्था क्या है इसके बारे में हम बता ही देंगे। इसके प्रकारों का वर्णन करें। जब हम उत्तर लिख रहे होंगे, नंबर 1 काम स्वयं से करना है। पहला काम, हमें फ्रेमिंग जरूर करना है, फ्रेमिंग जरूर करना है। जब तक हम प्रश्न लिखेंगे, लिख रहे हैं, और अगर हमने हाँ, डायरेक्ट पॉइंट क्या लिखना है, सीधा बताना है। वर्णन का मतलब क्या है, विस्तृत जानकारी देना है। ठीक है, अरे ये बताओ, कोई आ जाए आपसे ये बोल दे कि रोहित मिश्रा का वर्णन कर दो, हमारे बारे में फुल डिटेल दे देंगे, दे देंगे। यही तो है वर्णन, वर्णन कीजिएगा। है, वर्णन का मतलब क्या होता है, क्या आपको जानकारी देना है। ठीक, हाँ, तो डिटेल में विस्तृत तरीके से चीजों को रखते हुए जाना है। अभी हम बता देंगे। ठीक है, संभालो, पहले इनकी बात कर दें। ठीक है, इनकी बात कर दें, फिर हम उन शब्दों की तरफ चलेंगे।
ठीक है, पहले तो हम ये देख लें कि उत्तर अच्छे से कैसे लिखा जाए, किन किन बिंदुओं को पहले काम किया जाए। ठीक है, पीछे की बातें वह रहने दो। जब हम उत्तर लिख रहे होंगे तो पहला काम हमारा क्या होगा, फ्रेमिंग। जब तक आप फ्रेमिंग नहीं करेंगे उत्तर अच्छा लिखेगा नहीं, उत्तर अच्छा नहीं लिखेगा। आप सोच रहे होंगे ये फ्रेमिंग क्या बीमारी है, यानी कि हमें उत्तर का फ्रेम बनाना है, उत्तर का फ्रेम तैयार करना है। यानी कि पहले हमें किसके बारे में, नंबर 1 हमें एक सादा पेज पे लिख लेना है कि अर्थव्यवस्था क्या है, इसके बारे में बताना है, लिखना है कि अर्थव्यवस्था क्या है, इसके बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में उदाहरण सहित बताना है, उदाहरण सहित बताना है। जब क्या है पूछा जाएगा तो हमें उसका उदाहरण भी दे देना है। जब क्या है पूछा जाएगा तो उसका अगर उदाहरण है जरूर देना है, क्योंकि ताकि वो समझ जाए। मेरी बात को समझ रही है? तो पहला बिंदु हमने फ्रेमिंग में क्या लिखा कि अर्थव्यवस्था के बारे में उदाहरण सहित बताना है। पहला पॉइंट हमें इसकी दिशा में जाना है। ठीक, दूसरा प्रश्न की तरफ हम जब गए तो अर्थव्यवस्था के प्रकार। अब हमने देखा कि अर्थव्यवस्था 3 प्रकार से है। नंबर 1 जो आप लोगों ने चार्ट बनाया था, नंबर 1 आप कह सकते हैं, हम भी थोड़ा कंफ्यूजन में हैं, उत्पादन के आधार पर, उत्पादन के आधार पर। अब यहीं पर आप बना दीजिएगा उत्पादन के आधार पर 3 प्रकार से, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक, ये बना दिया। फिर आप इसके बाद में आप लिख सकते हैं अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर भी 3 प्रकार से। फिर आप लिखिएगा कि अंतर संबंधों के आधार पर 2 प्रकार से। ठीक, अब यहां पर आपको यह बताना है कि भाई पूंजीवादी जब अर्थव्यवस्था बताएंगे विथ उदाहरण, उदाहरण कैसे है, उदाहरण, समाजवादी बताएंगे तब उदाहरण, मिश्रित अर्थव्यवस्था बताएंगे तब उदाहरण। हाँ ठीक, अब यहां पर जैसे अवस्था के आधार पर तो हमें विकसित एवं विकासशील, उदाहरण कैसे है, खुली अर्थव्यवस्था, सब में उदाहरण दे दीजिएगा, 1 1 2 2। पूरा चैट एकदम तैयार है। अब प्रश्न लिखना चालू कर दीजिएगा, अब प्रश्न लिखना चालू कर दीजिएगा। और नोट्स का शुरुआती दौर में जरूर सहारा लीजिएगा। हम तो कहेंगे अगर देख के लिख रहे हो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बुराई वाली बात नहीं कि हम देख के नहीं लिखेंगे। अरे भाई इस धरती पर कोई भी विवेकानंद नहीं है, कोई विवेकानंद नहीं है। आप दिमाग बाद में लगाना। अगर आपने ऐसे प्रश्नों को 5 बार लिख लिया, 6वीं बार आपको नोट्स का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल, हम तो कह ही रही हैं, हम तो बिल्कुल कह रही हैं, है? हम तो ये बात अभी कहे। ठीक, ये बिल्कुल मत सोचिएगा
कि हम सहारा नहीं लेंगे, आप सहारा लीजिएगा बस। लेकिन जब भी सहारा लें, ऐसा नहीं है कि आपने डाल दिया अर्थव्यवस्था क्या है, पढ़ा ना लिखा, उसको पढ़ तो लीजिएगा। क्या अर्थव्यवस्था क्या है, इसने सही से हमको समझाया है। यहां से लेकर यहां तक जो चीजें दी गई हैं वो ठीक है। अच्छा, अब हमने पढ़ा यहां तक है, यानी कि 100 शब्दों में दिया गया है, हमको डालना है 85 शब्दों में, क्योंकि बाकी इसके प्रकार को भी तो डालना है 150 शब्दों में। अब 50 शब्दों में डालना है तो हमें मेन मेन बातों को लिखना है, तो हमें फ्रेमिंग करनी होगी। क्या करनी होगी? फ्रेमिंग, कि भाई किन किन बिंदुओं को हटा सकते हैं। ठीक, आपने फ्रेमिंग की, इसके बाद में फ्रेमिंग करने के बाद में उस नोट्स का सहारा लिया और उसके आधार पर उत्तर लिख दिया। ठीक, या जिसका भी सहारा ले रही उसका सहारा लीजिएगा। और इसके बाद में आप अंतिम काम जब उत्तर लिख जाए तब एक काम और करो। 5 मिनट बाद जब उत्तर लिख लिया तुरंत मत पढ़ो, एक गिलास पानी पियो। 5 मिनट बाद एकदम फ्रेश मूड से प्रश्न को पढ़ो, पूरे को, फिर आराम से, यानी कि जो पूछा गया है क्या लिखा उसी के बारे में है, उत्तर को पढ़ो, पूरा पढ़ लिया। आपको लग रहा है कि ये नहीं, यहां पर ये बात होनी चाहिए, काटो, तुरंत फिर लिखो, आप अगर लगातार ये काम 30 दिन कर लिए, आपका उत्तर बेहतर होने लगेगा। बेहतर शुरुआती दौर है, शुरुआती चरण है, यह काम करना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी सिलेक्शन लेते हैं वो ये काम करते हैं। पहला काम, प्रश्न को पढ़ा, प्रश्न के मुताबिक हमने कंटेंट उपलब्ध कराया। कंटेंट ज्यादा, हमें यह डिवाइडेशन करना है कि किस किस के बारे में कितना कितना लिखना है। 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, अर्थव्यवस्था क्या है, थोड़ी सी जानकारी देनी है। लगभग में हमें 35 से 40 शब्दों में इसको निपटा देना है, इससे ज्यादा हमें जाना ही नहीं है। लगभग में यहां जब प्रकार पूछे गए हैं तो इसका हमें डिटेल में वर्णन करना है। इसके लिए लगभग में हमें 120 से 130 शब्द रखने हैं। ठीक, तो इसके आधार, अब मान लीजिएगा अर्थव्यवस्था क्या है, किसी नोट्स में 100 शब्दों में दे दिया गया, अब 100 शब्द तो लिखना नहीं है, हमें तो इसको डालना है केवल और केवल अधिकतम 40 शब्द, निम्नतम 30 शब्द। इसके आधार पर हमें फ्रेमिंग, तुरंत हमने पढ़ा, पढ़ने के बाद में हमने फ्रेमिंग किया कि उत्पादन होना चाहिए, उपभोक्ता होना चाहिए, और वो उसका नाम क्या बोला जाता है, उत्पादन, उपभोग और संसाधन। इन्हीं 3-4 चीजों की अहम भूमिका है, यही 3-4 शब्द हमको मिल जाए, बस अर्थव्यवस्था यही समझाती है, इसी के बारे में हमें बताना है। ठीक, तो ये चीजें हमने खोज ली और 30-40 शब्दों में हमने कर दिया। तो हमने फ्रेमिंग किया कि भाई इनके बारे में हमें बताना है, बस हो गया। अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में हमने तुरंत फ्रेमिंग किया, उसके बारे में लिख दिया, ठीक। अब देखिएगा, जो लोग नोट्स का सहारा नहीं ले रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, वो लोग अगर नेट का सहारा ले रहे हैं तो
वो लोग अपने साथ गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आधी अधूरी जानकारी नेट में पड़ी है। जैसे कि आपने अर्थव्यवस्था के प्रकार देखे, तो उन्होंने केवल और केवल उत्पादन के आधार पर प्रकार की बात कर दी। पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। अर्थव्यवस्था के पूरे प्रकार उन्होंने बताई नहीं और इसी आधार पर उत्तर को लिख दिया, तो उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक, उत्तर गलत दिशा में चला जाएगा। इसलिए अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आप नोट्स का सहारा लीजिएगा, उसी में से छांटबीन करिएगा। नेट से ज्यादा आपको चीजें मिल जाएंगी। अगर आपको अपने विचार के आधार पर, यानी कि नोट्स के पूरी भाषा नहीं होनी चाहिए, तो कम से कम जब आप उत्तर लिखें तो 2 बार जो नोट्स दिया गया है उसी को 2 बार पढ़ो, फिर प्रश्न को पढ़ो, फिर फ्रेमिंग करो, फिर उत्तर लिखो। ठीक, फिर उत्तर लिखो। बात समझ में आ रही है? फिर 5 मिनट बाद फिर अपने जो द्वारा लिखा गया उत्तर उसको स्वयं पढ़ो कि इसमें गलतियां क्या है, क्या जो पूछा गया है वही लिखा है, क्या जो पूछा गया है वही लिखा है। अगर हां वही लिखा है तब तो ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि नहीं, हमारे आधार पर ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये लाइन कटनी चाहिए, तुरंत काटो, तुरंत उत्तर लिखो, तुरंत उत्तर लिखो, कोई समझौता नहीं। क्योंकि आप ये सोच लें कि बाद में लिख लेंगे तो आपके दिमाग में फिर वही उतना ही फ्रेम बनाना पड़ेगा, और जो पहली बार गलती की थी उसको तो सुधार लेंगे, दोबारा एक नई गलती तैयार कर लेंगे जिसको पहली बार नहीं किए थे। बात समझ में आ रही है? जिसको पहली बार नहीं किए थे वो दोबारा गलती कर लेंगे। तो इसलिए जैसे हमने कह दिया कि अभी दोबारा से लिखिएगा तो लिखो, उसमें कोई कुताही नहीं, लिख लो। यह मात्र काम आपको 30 दिन करना होगा। 30 दिन बाद अपने आप आपके दिमाग में प्रश्न देखते ही किसी भी सब्जेक्ट का हो थोड़ा बहुत फ्रेम बनने लगेगा। आपसे किसी भी सब्जेक्ट का दे दिया गया और अगर फ्रेम बनने लगा तो उत्तर जरूर लिख जाएगा। क्योंकि जब आप लगातार आंसर राइटिंग करती है 30 दिन, तो आपके दिमाग से खुद भाषा बनने लगती है, खुद भाषा बनने लगती है। आपको अगर 4 बिंदु भी उसके पता लग गए, अपने आधार पर प्रश्न लिख देंगे, फिर तो भाषा ही तो है। पॉइंट आपको मिल गए, अब पॉइंट के आधार पर भाषा ही को तो जोड़ना है? भाषा अपने आप बनने लगेगी। लेकिन यह काम लगातार 30 दिन करना होगा, तब होगा। आप सोचें कि ठीक है, हमको बता दिया है, अब हम सुबह जाएंगे और सपना देखेंगे, देखो कैसे लिखता है, तो नहीं लिखेगा। आप सोचें कि आज ही लिख लिया, अब मंगलवार को लिखेंगे, अब शनिवार को लिखेंगे, अब यार आज तो बहुत सर्दी है, अब यार परसों लिखेंगे, नहीं, फिर चीजें नहीं होती हैं। आज जो आपके उत्तर में फ्रेमिंग करते समय, अभी हम बेसिक चीज की बात कर रहे हैं। फ्रेमिंग जब आप कर रही हैं, आपके उत्तर में जो गलतियां हो रही हैं उनमें आज सुधार होगा, कल दूसरे दिन और अच्छा सुधार होगा, तीसरे दिन और अच्छा सुधार होगा, 15 दिन में बेहतर सुधार हो जाएगा।
बेहतर सुधार हो जाएगा। और 30वें दिन आपको अगर किसी प्रश्न के 4 पॉइंट भी पता है तब भी आप भाषा अपने आप तैयार कर लेंगे, अपने आप। भाषा ही तो है सब। पूंजीवादी व्यवस्था के अगर आपको हम 4 बिंदु दे दें, बाकी तो सब भाषा ही है, लिखना ही तो है, विशेषताएं हमें पता है, तो भाषा क्या, भाषा नहीं हम गढ़ सकती हैं क्या? गढ़ सकती हैं। यह कब होगा? जब हम 30 दिन लगातार प्रश्न को लिखेंगे, तब होगा। होगा या नहीं बताओ? और अगर आपको विश्वास ना हो, मेरी बात को लिख लीजिएगा एक पेन और कॉपी से कि लगातार 30 दिन हम प्रश्न लिखेंगे। किस आधार पर? जिस आधार पर आपने बताया है। यानी कि हम पहले फ्रेमिंग का, पहले हम उत्तर को पढ़े, प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर हम प्रश्न के मुताबिक चीजों को, जो कंटेंट है उसका अध्ययन करेंगे 2 बार। इसके बाद में फिर प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर हम फ्रेमिंग करेंगे, और फ्रेमिंग करने के बाद में हम उत्तर को लिखेंगे, और उत्तर लिखने के बाद में 5 मिनट बाद फिर स्वयं हम उत्तर को पढ़ेंगे, और स्वयं पढ़ने के बाद में जो गलती हमें अगर पकड़ में आ गई, दोबारा फिर हम उत्तर को लिखेंगे। और ये काम लगातार हम 30 दिन करेंगे। अगर पहले दिन आपको उत्तर लिखने में 2 घंटे का समय लग रहा है, विश्वास मान के चलिएगा जब आप 30वें दिन आएंगे, मात्र और मात्र आपको 10 मिनट लगेंगे एक उत्तर लिखने में, 200 शब्दों के, 200 शब्दों के। आप हमारी बात ना माने, आप हमारी बात ना माने। दीप्ति मैम को जानते हैं, उनसे कभी कॉल करके पूछ लेना एक दिन में अभी आप कितने प्रश्न लिखते हैं, एक दिन में कितने प्रश्न लिखते हैं। वो कहेंगे कि एक दिन में हम 40 प्रश्न लिख देते। कितने? 40। एक दिन में 125 और 200 शब्दों के मिला, और कितने घंटे में? मात्र और मात्र 5 या 6 घंटे में, 5-6 घंटे में। ये कैसे विकसित हुआ? इसी के तहत, इसी के तहत। और जब आप लगातार ये काम करते रहेंगे, आपको आने वाले समय में फ्रेमिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। ये भी हम आपको बता रहे हैं, फ्रेमिंग भी नहीं करनी पड़ेगी।